चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एक नया कंसेप्ट और ये हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है कैश बजट। जिसमें आज हम कैश बजट के एक क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट प्लस एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैश बजट का क्या मतलब है। उसके बाद देखते हैं कि कैश बजट का क्या फॉर्मेट है एंड देन उसके बाद इसको करेंगे। कैश बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा, क्योंकि इससे बड़े ही क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं बन सकते। कहता है कैश बजट के बारे में क्या कह रहा है। अ कैश बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कैश का कितना फ्लो हो रहा है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट जो बनाई जाती है इसको कैश बजट कहा जाता है। जिस स्टेटमेंट के अंदर हम अपने बिजनेस का स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब इस साल 6 महीने, 4 महीने, 1 महीना, उसमें कैश का फ्लो देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा कैश बजट है। कैश बजट मतलब हमारे बिजनेस का कैश का फ्लो देखना, कैश कितना आया कितना गया, ये सब चीजें देखना। दिस कुड बी फॉर वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली बजट। अब वीकली बना सकते हैं इस बजट को, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली भी बना सकते हैं। ज्यादातर ये मंथली में आपको दिखाई देगा, बट आप किसी भी फॉर्म में इसको बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस बजट इज यूज्ड टू assess whether the entity has sufficient cash to continue operating over the given period of frame। ये बजट इसलिए बनाया जाता है जिससे हम ये जान पाए कि कंपनी के पास क्या सफिशिएंट कैश है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इसलिए ये बजट को बनाया जाता है। द कैश बजट प्रोवाइड अ कंपनी इंसाइट इनटू अ कैश नीड एंड हेल्प टू डिटरमाइन द इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैश। ये हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, और कंपनी को कैश बजट हेल्प भी करता है कि आप ढंग से, सही तरीके से अपने कैश का एलोकेशन करें, इफिशिएंट मैनर में कैश का एलोकेशन करें। काफी कुछ ये बता रहा है। हाईलाइटेड पॉइंट इसके अंदर 3-4 चीज थी। पहला कि कैश फ्लो का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में इनफ्लो और आउटफ्लो का बताना। दूसरा, ये हमें ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। तीसरा, बिजनेस में कितने पैसों की जरूरत है और कैश का सही तरीके से एलोकेशन करना। ये सारी चीजें हमें बता रहा है। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, सफिशिएंट कैश है या नहीं बिजनेस को चलाने के लिए, कितने पैसों की जरूरत है और कितने कैश को किस तरीके से एलोकेशन करना है, एलोकेशन ऑफ इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैश। अब देखिए कैश बजट बड़ा सिंपल सा है, बट इसके अंदर एक दो पॉइंट में ही आपको समझना पड़ता है। बहुत सिंपल सा है। कहता है सबसे पहले आपको लेना होगा ओपनिंग कैश बैलेंस, कि आपके साल के शुरू में या महीने के शुरू में कितना बैलेंस था। जैसे अप्रैल, मई, जून ले लिया मैंने, तो अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस क्या था, मई में ओपनिंग बैलेंस क्या था और जून में ओपनिंग बैलेंस था। अच्छी बात यह होती है कि जो अप्रैल का क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है वो मई का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। ठीक है ना भाई। अप्रैल में मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए थे, फिर मेरे पे कुछ पैसा आया, लेट सपोज कि 1 लाख रुपए मेरे पास अप्रैल में थे, मेरे पे पैसा आया सर 5 लाख रुपए, तो हो गए टोटल 6 लाख रुपए। इसके बाद मैंने 4 लाख रुपए खर्च करा, तो अब 2 लाख बच गया अप्रैल के एंड में। तो जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वही तो मई का ओपनिंग होगा। फिर मैंने और कमाया 10 लाख रुपए, यहाँ कमाए मई के अंदर इनफ्लो हुआ। फिर हमने कहा भाई टोटल हमारा 12 लाख हो गया, इसमें हमने कहा भाई 8 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए, तो 4 लाख बचा। जो मई का क्लोजिंग होगा वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस लिखने के बाद फिर देखोगे आपके पास कितनी रिसिप्ट हुई है और कहाँ कहाँ से रिसिप्ट हुई है। आप सेल करोगे तो पैसा आएगा, आपने उधार पे माल बेचा होगा तो कैश रिसीव्ड होगा डेटर से, आपने उधार पे माल बेचा होगा तो डेटर बने होंगे और डेटर से फिर पैसा आएगा। तो कहाँ कहाँ से आपको पैसा आ सकता है वो रिसिप्ट साइड में ऐड कर देना। तो आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस और पैसा आया तो ऐड कर दिया। अब ये देखना कि टोटल पेमेंट्स कितनी हुई है, जो पेमेंट्स हुई है उसको माइनस कर देना और जो बच जाएगा आपका क्लोजिंग बच जाएगा। 1 महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग होगा। इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी। समझ में आया? क्लियर है? ये हो गया जी हमारा फॉर्मेट। इसमें कुछ नई चीज नहीं था, बट जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं जिसके अंदर सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने बात को करी है, सभी पॉइंट को कंसीडर करा हुआ है।
ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारी बातें कवर हो जाएगी और आपका एक अच्छे से कैश बजट रिवाइज हो जाएगा। ये वाला आइए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग 30 जून 2016 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन का आपको कैश बजट बनाना है। कहता है हमने सेल कितनी करी, तो बताओ सेल करने से पैसा आएगा नहीं आएगा? कभी तो आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर कैश में सेल करी होगी तो आएगा कैश इमीडिएटली, और नहीं करी होगी तो डेटर बन जाएंगे। फिर देखेंगे डेटर से कितना पैसा आया, राइट। तो हर महीने की हमने सेल करी है, ये हमने हर महीने की सेल है। ठीक है सर, इतना मटेरियल हमने हर महीने खरीदा है, इतना हमने वेजेस हर महीने पे करा है, और इतना हमारा ओवरहेड हर महीने हमने पे करा है। तो ये हमारे खर्चे हो गए और ये हमारी सेल हो गई। ये हमारे खर्चे हो गए और ये सेल हो गई। इसके बाद क्या कहता है, अब कुछ कंडीशंस है जिनको ध्यान में रखते हुए आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। पहली, क्रेडिट टर्म्स। कहता है सेल एंड डेटर 10% सेल आर ऑन कैश, मतलब ऊपर जो सेल दे रखी है उसमें 10% तो कैश है। 50% आर ऑन क्रेडिट सेल, 50% क्रेडिट सेल है जो हम कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ में। मतलब अगर अप्रैल में मैं सेल कर रहा हूं तो उसका पैसा मुझे मई में आएगा, मई की सेल का पैसा आपके पास जून में आएगा। तो इस तरीके से कह रहा है कि देखो टोटल सेल का 10% तो कैश है, इमीडिएटली पैसा आ जाता है, और बाकी टोटल सेल का 50% क्रेडिट सेल है जिसका हम पैसा नेक्स्ट मंथ में रिसीव करते हैं। अब बच जाएगा, देखो 50 और ये 60% हुआ, अभी भी 40% बच गया। तो कह रहा है 40 जो बैलेंस है वो फ्लोइंग मंथ में करेंगे, फ्लोइंग मंथ में, मतलब एक महीना छोड़ के अगले महीना। इसका मैं प्रॉपर वर्किंग नोट बनाकर दिखाऊंगा आपको अभी। ये तो हो गई सेल की बातें। अब बातें करेंगे मटेरियल की, कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर हम माल उधार पर बेच रहे हैं तो माल उधार पे खरीद भी सकते हैं। तो ये जो मटेरियल खरीदा हुआ है हो सकता है ये उधार पे खरीदा हो, और इसका क्रेडिट टाइम पीरियड दे रखा है कि जो मटेरियल आप खरीदते हो ये सारा उधार पे खरीदते हो, जिसकी पेमेंट आप हर 2 महीने में करते हो। जैसे कि फरवरी का आपका जो मटेरियल की पेमेंट है वो फरवरी नहीं करोगे, मार्च नहीं करोगे, अप्रैल में करोगे। 2 महीने की पेमेंट करोगे, 2 महीने बाद की पेमेंट करोगे। इस तरीके से कह रहा है, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। पेजिस के बारे में कह रहा है 1/4 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। मतलब अगर आज खरीदूंगा तो 1/4 के बाद आप पेमेंट करोगे। इसके लिए प्रॉपर प्रॉपर अकाउंटिंग करवाऊंगा मैं आपको। मतलब कहने का पर्पज ये है कि इस वेजिस का 1/4 पार्ट आप नेक्स्ट मंथ करोगे और बाकी आप इधर कर दोगे। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। ओवरहेड के बारे में हाफ मंथ कह रहा है, ये हाफ मंथ 1/4 मंथ क्या है इसकी बातें में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में कह रहा है कि देखो कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2016 को 6,000 रुपये, तो हमारे को स्टार्टिंग अप्रैल से करनी है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आर, हमें अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हमने इंस्टॉल करी फरवरी में, जिसकी कॉस्ट आई थी 96,000 रुपीज़, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 2,000 रुपये, जो कि हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 2-2 हज़ार रुपये हर महीने हमारा खर्चा होने वाला है, इंस्टॉलमेंट हमारी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, जिसको हमें डिविडेंड पे करना है 5% का, जो कि हम जून को करेंगे। तो जून में जाकर 5% का डिविडेंड पे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब पेमेंट है ये। हमें एडवांस रिसीव्ड हुआ है, हमारी व्हीकल हमने बेची थी उसका 9,000 रुपये हमें जून में एडवांस रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब ये रिसिप्ट है। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर हमें डिविडेंड मिला है, तो ये भी हमारी रिसिप्ट है। जून में मिला है 1,000 रुपये। तो जो आपका पैसा आएगा वो रिसिप्ट साइड में डालना, जो पेमेंट है उसको पेमेंट साइड में डालना। चलिए सर, अब हो गया कहानी यहाँ पर स्टार्ट। अब बनाते हैं जी कैश बजट।
कैश बजट जो बनाना है वो हमें अप्रैल मई जून का बनाना है, ठीक है। पहला आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून, ठीक है। ये देखो आप कह रहे होंगे कहाँ लिखा है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग 30 जून। 3 महीने का कैश बजट बनाओ जो जून में एंड होगा। तो कब बनाना पड़ेगा, अप्रैल मई जून, तभी तो जून में एंड होगा। तो अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस, अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था 6,000 रुपये। 6,000 रुपये ओपनिंग कैश बैलेंस, देखो ये लिखा, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन एक अप्रैल एक्सपेक्टेड टू 6,000 रुपीज। अब एक ही ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्यों? क्योंकि जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मई का ओपनिंग होगा, इसलिए अप्रैल हमेशा एक ही मंथ का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। अब यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा सारी रिसिप्ट्स, यहाँ पर सारे रिसिप्ट ऐड करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या क्या पैसा मिला है, सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास कैश सेल हुई है। सबसे पहले हमारे पास कैश सेल हुई है, टोटल सेल का 10% हुआ है कैश सेल, जो कि है 10%, ठीक है जी। अब जरा मुझे सेल बताओ कितनी है। अप्रैल में है 16,000 की सेल, तो 1,600 रुपये। 17,000 की सेल 1,700, और 18,000 की सेल 1,800। तो 1,600 की सेल यहाँ हुई, कैश में पैसा आया होगा। 1,700 की सेल यहाँ हुई, 1,800 की सेल यहाँ हुई, पैसा आया होगा, ठीक है जी। कैश सेल के बाद हमारे पास हमने उधार पर भी माल बेचा था, उससे हमें कलेक्शन हुआ है डेटर से। जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो डेटर होता है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कितना कलेक्शन हुआ है डेटर से, इसलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में इसको बनाऊंगा, ठीक है। डेटर से कलेक्ट होने के बाद हमारे पास कुछ पैसा हमें बाद में लास्ट में आया था, याद है कौन कौन सा? एक तो हमने अपनी व्हीकल बेची थी 9,000 रुपये की, जून में हमें एडवांस रिसीव्ड हुआ, एडवांस रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीकल। सर जून में पैसा आया है, तो जून में 6,000 रुपये डालोगे आप, 9,000 रुपये आया। तो हमारा जिस महीने पैसा आएगा उसी महीने डालेंगे, तो 9,000 रुपये जून में आया है। इसके बाद हमें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। हमारी इन्वेस्टमेंट करी थी, 1,000 रुपये का डिविडेंड मिला, जो भी जून में रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, वो भी जून में रिसीव्ड हुई है डिविडेंड। भैया टोटल हो गया आपके पास, को बोलेंगे टोटल कैश रिसीव्ड, ठीक है भाई। यहाँ आगे जी टोटल रिसिप्ट। ये आप ए मान लो या आप बी मान लो, तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो सी मान लो इसको, सी इजिकल टू ए प्लस बी, दोनों को तीनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगी पेमेंट्स। अब यहाँ से लेस करूंगा पेमेंट सारी की सारी। सब पेमेंट्स में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको मटेरियल वेजेस ओवरहेड तो ये तो दे ही रखे हैं, तो यहाँ पर लिख दो मटेरियल, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, मटेरियल लेबर मतलब वेजेस। वर्किंग नोट नंबर 3, और ओवरहेड वर्किंग नोट नंबर, नहीं मटेरियल की वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल है।
वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3। भाई इनके लिए तो वर्किंग नोट बन जाएगा, बट जो चीजें आपको डायरेक्ट दे रही है वो तो लिख सकते हो। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हमने इंस्टॉल करी थी 96,000 का, उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है हमारी 2,000 रुपये की, जो अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो भैया इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जा रही है, वो तो लिख दो। उससे हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। यस, ठीक है दोस्त। इंस्टॉलमेंट के बाद अब हमने डिविडेंड भी पे करा है 2 लाख रुपए में, 5% का 1 जून को पे करा है। तो डिविडेंड भी लिख दो यहाँ पर, डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर होल्डर। कितना आएगा जी? 2 लाख का 5%, 10,000 रुपये। हाँ जी। तो ये हमने इधर नहीं करा, इधर नहीं करा, जून में करा है 10,000 रुपये। भाई साहब टोटल कर देना, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। और जो क्लोजिंग होगा, देखो जब ये निकालोगे फिर यहाँ पुट करना, फीस का टोटल करना, ये निकालोगे यहाँ, पहले ये लाइन निकलेगी पूरी। ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे अपने वर्किंग नोट बनाने में। सबसे पहले जो आसान चीज है वो करा रहा हूँ। क्रेडिटर मटेरियल 2 मंथ। क्रेडिटर मटेरियल 2 मंथ, इसका मतलब क्या है कि हमने मटेरियल उधार पे खरीदा और हमें 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला है। मतलब जो मैं मटेरियल फरवरी में खरीदता हूँ उसमें हमें 2 महीने मिलते हैं। कौन कौन से? अगर जो मटेरियल फरवरी में खरीदूंगा तो उसको फरवरी में पे नहीं करना, मार्च में नहीं करना, और फरवरी का पैसा अगले 2 महीने में करना है, मतलब जून में, अप्रैल में। तो फरवरी का पैसा मैंने अप्रैल में पे करा होगा। क्लियर? इसके बाद ये जो मार्च का पैसा है, मार्च में जो मटेरियल खरीदा, इसकी पेमेंट 2 महीने बाद करनी है। तो मार्च में नहीं करनी, अप्रैल में नहीं करनी, तो मार्च की पेमेंट कब करूंगा? मई में। ठीक है, मार्च की पेमेंट मई में करूंगा। फिर अप्रैल की पेमेंट कब होगी? अप्रैल में नहीं करनी, मई में नहीं करनी, अप्रैल की पेमेंट कब करूंगा? जून में। और इनकी पेमेंट कब करूंगा? 10,000 रुपये मई, जून, जुलाई में करूंगा। और जून की पेमेंट जून, जुलाई, अगस्त में होगी, पर हमें जून तक ही बनाना है। तो हमें क्या लेंगे? 9,600, 9,000 एंड 9,200। समझ में आया? तो मटेरियल में आएगा 9,600, मटेरियल में 9,600 आएगा। ये फरवरी की पेमेंट है जो अप्रैल में कर रहे हैं। और 9,000 मार्च की पेमेंट कब होगी? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आता है मई। और 9,200 अप्रैल की पेमेंट जून में होगी, 2 महीने बाद, अप्रैल, मई और जून में पेमेंट हो जाएगी। ये तो सिंपल था, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड। अब जरा लेबर की बात कर लेते हैं। चलो पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 कहता है कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर। कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से हमारा कितना कैश कलेक्ट हुआ, इसके लिए आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे मंथ, मंथ का कॉलम आ गया। फिर आप कॉलम बनाना क्रेडिट सेल का। ठीक है, टोटल सेल का 10% माइनस करके क्रेडिट सेल का कॉलम बनेगा। क्रेडिट सेल का कॉलम बनने के बाद आप बनाना फिर मंथ वाइज कॉलम। जैसे कि स्टार्ट करेंगे, कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है, मतलब 1 महीने का क्रेडिट पीरियड। देख रहे हो आप? क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्रेडिट सेल कलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब मार्च के महीने की सेल अप्रैल में कलेक्ट होगी, तो फरवरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फरवरी की सेल जाकर कब होगी? मार्च में। तो मार्च में बना ही नहीं रहा। तो जो चीज मैं बना ही नहीं रहा तो उसको मैं लिखूं क्यों? राइट। मैं फरवरी से नहीं लूंगा सेल, सेल जो है मैं फरवरी से नहीं लूंगा। रीजन, क्योंकि फरवरी की सेल जो होगी क्रेडिट सेल, वो मार्च में रिसीव हो जाएगी, और मार्च का तो कैश बजट बन ही नहीं रहा, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च से स्टार्ट करूंगा। राइट। यह आ जाएगा मार्च का महीना,
मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहला आएगा मंथ, फिर आएगा क्रेडिट सेल कितनी है, फिर आएगा कलेक्शन। तो मार्च के महीने की कलेक्शन, अप्रैल के महीने की, मई, जून। हमें डाटा सिर्फ अप्रैल मई जून का चाहिए, क्योंकि मार्च का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्च के महीने की सेल अगले महीने रिसीव हो रही, तो पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्योंकि डाटा किसका चाहिए, सिर्फ अप्रैल मई जून का चाहिए। चलो मंथ लिखेंगे। फरवरी, सर इधर पूरा लिखोगे? यस। अभी मैं आपको बताता हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सबसे पहले सबकी क्रेडिट सेल लिख लो, तो सब में से 10% माइनस करेंगे। ठीक है, 14,000, इसलिए तो फरवरी में, फरवरी इधर, इसलिए तो इधर फरवरी लिया है भाई। इसकी सेल अप्रैल में लिखूंगा ना, इसकी सेल अप्रैल में लिखूंगा ना, फरवरी की सेल अप्रैल में लिखूंगा ना, इसलिए तो फरवरी लिया हुआ है। अगर यहाँ फरवरी लिखूंगा तो यहाँ तो फरवरी का कोई अमाउंट ही नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी की सेल क्या होगी, मुझे फरवरी की सेल जानने के लिए किसका चाहिए होगा, जनवरी की चाहिए होगी, क्योंकि जनवरी की सेल का अगला महीना फरवरी आता है, जनवरी का डाटा थोड़ी दिया है। तो फरवरी के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी के कॉलम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको फरवरी के कॉलम में पुट करने के लिए आपको जनवरी की और पिछले साल की दिसंबर की सेल चाहिए। तो दिसंबर और जनवरी की सेल में की तब फरवरी के कॉलम में आएगा, इसलिए फरवरी का कॉलम ही नहीं बनाया। उधर फरवरी इसलिए लिखा है क्योंकि फरवरी की सेल अगले महीने भी और उससे फॉलोइंग मंथ में रिसीव्ड हो रही है, इसलिए वो लिखा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले मैं सब में 10% माइनस करता हूँ और क्रेडिट सेल निकालता हूँ। जैसे कि 14,000 में 10% माइनस करूंगा, 12,600 आ जाएगा। ठीक है, 15,000 में 10% माइनस करेंगे, 13,500 आ जाएगा। 16,000 का 10% माइनस करेंगे, 14,400 आ जाएगा। और 17,000 में 10% माइनस करो, 15,300। और 18,000 में 10% माइनस करो, 16,200 आ जाएगा। ये तो हो गई जी क्रेडिट सेल। अब होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कहता है कि जो क्रेडिट सेल है, 50% जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल का 50% जो है वो अगले महीने रिसीव होता है, और क्रेडिट सेल का बैलेंस बचा हुआ 50% वो अगले महीने रिसीव होता है। मतलब यहाँ पर जो 50% लेना है वो टोटल का नहीं लेना, क्रेडिट सेल का नहीं करना है। अब मेरे सामने मुझे क्रेडिट सेल दे रखी है, कहता है क्रेडिट सेल जो है ना, फरवरी की क्रेडिट सेल, इसका 50% रिसीव होगा अगले महीने और इसका 50% होगा उससे अगले महीने। समझ में आया? तो क्रेडिट सेल का 50% निकालो, 12,600 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, आधा हो जाएगा 6300, 6300। तो फरवरी के महीने की जो सेल है उसमें टोटल, जो फरवरी के महीने की सेल है उसमें 63 आधा मार्च में होगा और आधा अगले महीने होगा अप्रैल में। आया समझ में? मार्च के महीने की सेल मार्च में नहीं आएगी, अप्रैल के महीने की सेल अप्रैल में नहीं आएगी, मई के महीने की सेल मई में नहीं आएगा, और जून के महीने की सेल जून में नहीं आएगी। जून के महीने की सेल कब रिसीव होगा पैसा उसका? जून के महीने की सेल का पैसा अगले महीने, जुलाई और अगस्त, वो तो मैं कॉलम बना ही नहीं रहा क्योंकि मुझे जून तक का डाटा चाहिए। अच्छा, ये देखिए, मार्च के महीने की सेल आधी रिसीव होगी अप्रैल में और आधी होगी मई में। तो 13,500 का 2 कर देता हूँ, 6,750 होगा मई में और 6,750 होगा, सॉरी, अप्रैल और मई में। इसके बाद अप्रैल के महीने की सेल मई में और जून में रिसीव होगी, तो 14,400 डिवाइडेड बाई 2, तो 7,200 होगी जून में अगले महीने, मई अप्रैल की सेल, और बाकी 7,200 होगी जून में, मई और जून। मई के महीने की सेल होगी जून में रिसीव्ड, तो 15,300 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 7,650 मई के महीने की सेल जून में रिसीव होगी आधी, और आधी कब रिसीव करेंगे? जुलाई में। जुलाई का कॉलम नहीं बन रहा और जून का सेल का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए जून का बनाना नहीं था, बट मैंने आपको दिखा दिया बनाकर। ठीक है जी। हमें कौन सा डाटा चाहिए? सिर्फ हमें ये वाला डाटा नहीं चाहिए,
हमें मार्च के महीने का डाटा चाहिए नहीं, हमें चाहिए भाई अप्रैल मई और जून के महीने का डाटा। ये आ गया 13,050, 13,950 और 14,850। ठीक है सर। चलिए अब यहां पर मैं इसको डाल देता हूं, 13,050, 13,950, 14,850। अब देखो यहाँ के सारे कॉलम भर गए, यहाँ के सारे कॉलम फिल हो गए। इसका मतलब अब यहाँ का मैं टोटल कर सकता हूँ, तो 6,000, 1,600 एंड 13,050। तो भैया जो इसका टोटल आया है वो आया है 20,650। अब मैं दो वर्किंग नोट और बना लेता हूँ, वेजिस का और ओवरहेड का, और उसके बाद ये डाल के पुट करके मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यह आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। वेजिस की बात हो रही है, वेजिस का अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। काम तो ये वाला फॉर्मेट आ जाता, कॉपी कर लेता हूँ। एक और कॉपी कर लेता हूँ, ओवरहेड का भी बनाना है। ये आ गया वेजिस के लिए। वेजिस के बारे में आपसे कह रहा था 1/4 मंथ, 1/4 मंथ। अब इसका मतलब समझो 1/4 मंथ का क्या होता है। पहले तो मैं सारा का सारा वेजिस का अमाउंट डाल देता हूँ, यहाँ पर आएगा वेजिस का अमाउंट। तो भाई वेजिस का अमाउंट क्या है जरा बताओ। हमने देखा वेजिस का अमाउंट है 3,000, 3,000, 3,200, 3,600, 4,000। डाल दो 3,000, 3,000, 3,200, 3,600, 4,000, 3,600 और 4,000। यहाँ पर हमारे को दो वर्किंग नोट बनाने हैं। एक वर्किंग नोट नंबर 2 होगा जिसका होगा वेजिस का, और एक वर्किंग नोट नंबर 3 होगा जो होगा ओवरहेड का। तो वेजिस के बारे में कह रहा है कि हाफ ऑफ 1/4 ऑफ द मंथ है। कैसा कह रहा है? 1/4 ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेजिस जो आप पे कर रहे हो 3,000 में, इसका 1/4 अगले महीने पे करोगे और बाकी उसी मंथ पे करोगे। ये मतलब है। जैसे कि 3,000 रुपये का मैं कह रहा हूँ, फरवरी के 3,000 रुपये है, तो फरवरी का अगर मैं 3,000 की बात करूँ तो 3,000 का 1/4 करोगे मार्च में, ठीक है, और 3,000 का बाकी 3/4, 1/4 मार्च में और 3/4 फेब में। मतलब जिस महीने का आपको 1/4 दिया हुआ है, 3,000 का 1/4 आप मार्च में करोगे और 3,000 का 3/4 जो रिमेनिंग बच जाता है वो आप फरवरी में ही करोगे। इस तरीके से ओवरहेड का भी है कि हाफ ऑफ द मंथ दे रखा है। इसका मतलब कि 1,700 में आधे पैसे आप फरवरी के फरवरी में ही दोगे और आधे पैसे आप मार्च में दोगे। क्लियर है? तो फरवरी के आधे पैसे, 1,700 के आधे पैसे आप, मतलब आधे आपको उसी मंथ देने हैं, आधे आपको अगले महीने देने हैं। इसका वेजिस का मतलब क्या है? 1/4 आपको अगले महीने देने हैं एंड 3/4 उसी मंथ देने हैं। तो आइए इस बेस पर हम सॉल्व करते हैं कि 3,000 का 1/4 होता है आपके पास 750, तो फरवरी के महीने का 1/4 देना है मार्च में 750, और फरवरी के महीने का 3/4 फरवरी में देना। वो कॉलम बनाया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इधर देखो, मार्च के महीने का 3/4 देंगे मार्च में और 1/4 देंगे अप्रैल में। तो मार्च के महीने का 3/4 होगा 2,250 और 1/4 होगा 750। समझ में आ रहा है? 1/4 देंगे अगले महीने
और मार्च के महीने का 3/4 देंगे मार्च के महीने में। इस तरीके से अप्रैल का 1/4 कितना हो गया, 3200 का डिवाइड बाई 4 करूंगा 800 रुपए, तो 3200 अप्रैल के महीने के 1/4 होगा मई में 800, और अप्रैल के महीने का 3/4 अप्रैल में ही होगा। तो 3200 में से 800 माइनस कर दो, आ जाएगा 2400 रुपए। ठीक है दोस्त, 3600 का 1/4 होगा, मई के महीने की पेमेंट जून में होगी 1/4, 900, जो 1/4 दे रखा है वो अगले महीने होगी, और जो रिमेनिंग है वो उसी महीने होगी। तो 3600 में 900 हटा दो, तो 2700 रुपये आपको उसी मंथ होगा। जून की महीने की पेमेंट 1/4 जुलाई में होगी और रिमेनिंग जून में ही होगी, तो भाई एक रिमेनिंग निकाल देता हूँ, 4000 का 3/4, 3000 रुपये, और 1000 रुपये जो 1/4 है वो अगले महीने होगी। ठीक है, अब इसका कर दो आप टोटल। मार्च के महीने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अप्रैल से मतलब है। 2400 प्लस 750 क्या जाएगा 3150, 800 प्लस 2700 क्या जाएगा 3500, तो और वो 3900। चलो 3150, 3500, 3900 लेबर में डालेंगे। 3150, 3500, 3900। अब जरा ओवरहेड का कर लेते हैं। ओवरहेड के बारे में क्या कह रहा है कि हाफ पेमेंट अगले महीने होगी, हाफ ऑफ द मंथ का मतलब है हाफ अगले महीने और रिमेनिंग उसी महीने। तो आधी कर दो पहले, 1700 का आधा कर देंगे 850, 850 फरवरी का फरवरी में रहेगा और 850 मार्च में रहेगा। मार्च की पेमेंट का आधा करो 950, तो 950 वो मार्च के महीने पे करेगा आधा, और आधा अप्रैल के महीने में। 2000 का आधा करेंगे, अप्रैल के महीने की पेमेंट 1000 रुपये अप्रैल में होगी और 1000 रुपये अगले महीने होगी। 1100 रुपये मई की पेमेंट की 1100 मई में होगी और 1100 अगले महीने होगी। समझ में आ रहा है, बताओ। 2300 का आधा करेंगे तो 1150 जून की पेमेंट 1150 जून में होगी आधी, और आधी अगले महीने होगी। ये तो सिंपल हो गया। इससे कोई मतलब नहीं। 1950 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 2100 रुपये आ जाएगा, और 1000 प्लस 1150 यहाँ 2150 आ जाएगा। 1950, 2100 और 2150। 1950, 2100 और 2150। अब सर टोटल कर दो एक एक करके। तो भैया ये इनका टोटल करा था 20,650 आया, 20,650 प्लस माइनस माइनस करेंगे सारा, ये सारा माइनस करेंगे। 9600, 3150, 1950 और 2000 क्या आ जाएगा 3950, और वो 3950 जो मई अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग बन जाएगा, प्लस 1700 और 13,950 क्या आ जाएगा 19,600। अब माइनस करेंगे 9000, 3500, 2100 और 2000 क्या आ जाएगा 3000, और 3000 ये ओपनिंग बन जाएगा, प्लस 1800, 14850, 9000 और 6000 क्या आ जाएगा 34,650, माइनस 9200, माइनस 3900, माइनस 2150, 2000 और 10,000 क्या आ जाएगा 7400। लो जी, क्या आपको समझ में आया? कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर, लास्ट वन 34,650, 9200, 3900, 2150, 2000 और 10,000। अरे यार डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ था वो 1000 रुपये हुआ था, 6000 कर दिया। देखना, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1000, वहाँ मैंने 6000 लिख दिया, वो मैंने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लिख दिया। कोई बात नहीं, ये तो यहाँ नहीं कहीं और होगा। कर लेते हैं 3000, 1800, 14850, 9000 और 1000 क्या आ जाएगा 29,650, माइनस 9200, माइनस 3900, 2150, 2000 और 10,000 क्या आ जाएगा 2400।
क्या हो रहा है यार, 2250 आएगा यहाँ। यार तुम तो, कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो गई है इतनी, 2250। जब जल्दीबाजी होती है ना तब होता है ये ऐसे मेरे साथ। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ये तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इधर। 250, 2000 एंड 10,000, ये आ गया, ठीक है सर, फाइनल। ठीक है दोस्त, तो वहाँ पर अब आपका ये कैश बजट बनकर तैयार हो गया है। और इस तरीके से हमने आज की क्लास में अपना कैश बजट भी खत्म कर लिया। अब हमारा ये बजट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।